मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सुरक्षित होंगे अपने घर पर और फॉलो कर रहे होंगे मेरी लेक्चर सीरीज। इस चैप्टर का आज दूसरा एपिसोड आपके सामने है और इस एपिसोड में, इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि वाले चैप्टर के ही आने वाली जो टॉपिक होंगे। पहले वाले लेक्चर में, यानी कि ये लेक्चर नंबर 2 है, इस चैप्टर का लेक्चर 1 मैं दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक होलिस्टिक ओवरव्यू दिया पूरे चैप्टर का, और उस पर उसके साथ साथ हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ होल चैप्टर, जो हमने लेक्चर 1 में की है। मेजर टर्मिनोलॉजी, दूसरा हमने बात की थी पैटर्न पर, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर पे भी हमने बात की थी। ठीक है, और हमने बात की थी ओवरव्यू, मैंने आपको बताया ही, ओवरव्यू भी मैंने किया। होल चैप्टर, ओवरव्यू ऑफ होल चैप्टर, ये 4 मेजर पॉइंट्स, 4 पूरे मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में। इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। तो ये 4 टॉपिक हो गए थे हमारे इस चैप्टर के। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप सीधा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपको उस चेन में, उस कनेक्शन बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 जरूर दें। मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आपको देखना है। उसके पश्चात आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो एक अच्छी समझ और इस चैप्टर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, और परीक्षा में आप इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन करने में, प्रश्न सवाल का जवाब और उत्तर लिखने में काफी सहज महसूस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, आज के जो टॉपिक होंगे हमारे, वह टॉपिक क्या होंगे जिस पर लेक्चर नंबर 2 पूरा का पूरा एपिसोड चलेगा। तो पहला हम बात करेंगे माइग्रेशन पर, यानी कि प्रवास पे हम बात करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन पे हम बात करेंगे। तीसरा हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वह है स्पेशियल पैटर्न। चौथा हम बात करेंगे चौथा है डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन, डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन। पांचवा जो हम बात करेंगे, चेंज ऑफ या इफेक्ट ऑफ चेंज पॉपुलेशन। ये तो इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में हम देख लेते हैं। प्रवृत्तियां हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि की, प्रवृत्तियां जनसंख्या की। स्थानिक प्रारूप देखेंगे हम, जनसंख्या का दुगना होना और जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। प्रभाव, ये 5 टॉपिक्स, 3, 4, 5, इन 5 टॉपिक्स पर आज की चर्चा होगी। और ये टॉपिक इस चैप्टर में बहुत कुछ कहते हैं और इस चैप्टर को समझने में आपके मदद करेंगे, और यहां से सीबीएसई में भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार हम लोग। इन 5 टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, तो आप लोग थोड़ा सा एकाग्र हो जाइए। नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए। तो आज हम शुरू करते हैं प्रवास से।
चलिए माइग्रेशन पे हम आज बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या क्या करना है। प्रवास के अंदर हम प्रवास क्या है ये चर्चा करेंगे। प्रवास के कुछ आवश्यक जो शब्दावली है, मेजर टर्मिनोलॉजी है जो, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कारक पे हम इसके क्या फैक्टर्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि व्हाट इज अ माइग्रेशन एंड मेजर टर्मिनोलॉजी एंड फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। ओके, और मैं आपको बता दूं हमारी जो सेकंड पार्ट है इंडिया वाली जो बुक है उसमें भी हम माइग्रेशन को पढ़ेंगे इंडिया के लेवल पर और उसको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको यही टॉपिक, सेम टॉपिक आपको इंडियन प्रोस्पेक्टिव से भी आगे चल के पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रवास क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसमें हम इसको समझेंगे और बहुत सिंपल बात है ये। प्रवास आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में और रोजमर्रा के वार्तालाप में आप अक्सर सुनते होंगे, न्यूज में भी सुनते होंगे कि प्रवासी आ रहे हैं, प्रवासी जा रहे हैं, प्रवासी शब्द आप बहुत सुनते हैं। और कोरोना वायरस से के बाद भी ये वाला वर्ड न्यूज में रहा। तो प्रवास का मतलब साधारण शब्दों में हम यही कहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। यानी कि क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर। सिंपल लैंग्वेज है और बहुत आसानी से समझना है हमें, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल हमें यूज नहीं करने हैं सब। ठीक है, जहां टेक्निकल शब्द होंगे मैं आपको बिल्कुल रोक रोक के आराम से बताऊंगा। प्रवास का क्या अर्थ है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है। एक व्यक्ति है राम, खुश है, ठीक है। तो ये अगर इसका गांव है ए, तो ये गांव से शहर की तरफ जा रहा है। जरूरी नहीं गांव से शहर की तरफ जाए, गांव से गांव की तरफ भी हो सकता है। कभी कोई सी भी जो वेव है वो माइग्रेशन की हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान हो जाए, मूवमेंट करे, वह क्या है, माइग्रेशन। समझ गए क्या, क्लियर हो गया। आवश्यक शब्दावली समझेंगे इसको हम यहीं पर ही। ए स्थान, इसी देखिए इसी में सारी शब्दावली आपको समझ में आ जाएंगी और आप इंटरलिंक करते चलिएगा। ए स्थान, जहां से वह गया है वह क्या है, ओरिजिन ऑफ माइग्रेशन, ओरिजिन ऑफ प्लेस कह सकते हैं। यानी कि जहां से व्यक्ति गया है वह क्या है, ओरिजिन ऑफ प्लेस। ठीक है, और जहां पर वह गया है, डेस्टिनेशन। वो क्या कहलाती है, डेस्टिनेशन। यदि कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली आया है तो बिहार क्या है, ओरिजिन ऑफ प्लेस, और दिल्ली क्या है, उसके लिए डेस्टिनेशन। तो दोनों टर्म आप समझे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जहां से गया है वो क्या है, ओरिजिन। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पत्ति स्थल, और इसको हम क्या कहेंगे, गंतव्य स्थल। ठीक है, ये दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये राम, ये जो राम है, आपने दो वर्ड और सुने होंगे, एक अप्रवास, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इमिग्रेंट, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड आपने उत्प्रवास सुना होगा, अप्रवास, सॉरी क्या है, उत्प्रवासी है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। इसको हिंदी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इमिग्रेंट या इमिग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, माइग्रेशन, इमिग्रेशन अप्रवास, और इमिग्रेंट्स उत्प्रवास। अब देखिए क्या है, जो राम है वह
डेस्टिनेशन के लिए क्या है? अप्रवास। डेस्टिनेशन के लिए क्या है? अप्रवास, यानी इमिग्रेंट। जबकि वह ए पॉइंट के लिए क्या है? ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति जिस स्थान से जा रहा है, कोई व्यक्ति जिस स्थान से जा रहा है, यानी कि ओरिजिन ऑफ प्लेस के लिए वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी। और वही राम जहां पर वह जा रहा है, डेस्टिनेशन वाले प्लेस के लिए क्या कहलाएगा? अप्रवासी। क्या आप लोग समझ पाए? फिर से रिपीट करते हैं, इसी चीज को हम फिर से रिपीट करते हैं। जब जहां से प्रवास हो रहा है वह प्लेस ओरिजिन ऑफ प्लेस कहलाता है, यानी कि प्रवास की उत्पत्ति का स्थल कहलाता है। जहां से प्रवास हो रहा है क्या कहलाया? वो उत्पत्ति का स्थल, ओरिजिन ऑफ प्लेस। जहां पर हो रहा है, जहां से और जहां पर, दो वर्ड है, से और पर। फ्रॉम टू, ठीक है। तो जहां से हो रहा है वह है ओरिजिन ऑफ प्लेस, और जहां पर हो रहा है वह डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थल, ठीक है। तो यहां आप देखिए, आप समझिए उत्प्रवास को और अप्रवास को, ठीक है। अप्रवास जो कि इमिग्रेशन है, इमाइग्रेशन है, ठीक है। क्या है? इमाइग्रेशन है। वह क्या है? ओरिजिन ऑफ प्लेस के लिए वो व्यक्ति जो गया है वो क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। वो क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। उत्प्रवास कहलाएगा या उत्प्रवासी कहलाएगा। और जहां पर वह पहुंचा, जहां पर वह पहुंचा उसके लिए वह क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। उसके लिए क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा, ठीक है। जिसको हम कहेंगे क्या? इमिग्रेशन, ठीक है। चलिए, ये जहां तक आपसे उम्मीद की जाती है वहां तक समझ ही गए होंगे आप लोग। सिंपल सी बात है, जहां आई है इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, आई से मतलब क्या होता है? आई का मतलब इन, ई का मतलब एग्जिट, ठीक है। ई यानी कि पहुंचा, ई का मतलब क्या हुआ? जहां वह पहुंचा। और आई का मतलब जहां पहुंचा, ई का, ई से मतलब एग्जिट करो उसे, आई से हम पकड़ेंगे इन को और ई से एग्जिट। तो इससे आप लोग याद करने के लिए रख सकते हैं। अब एक और चीज है, कारक पे हम बात करेंगे, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। देखिए, पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है? पुश फैक्टर का मतलब है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और पुल फैक्टर मतलब जो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रतिकर्षण कर रहे हैं। अब मैंने जैसे बताया, ए स्थान से बी स्थान पर माइग्रेशन हो रहा है, ये माइग्रेशन की वेव, ठीक है। क्या है ये? माइग्रेशन की वेव। तो भाई क्योंकि प्रतिकर्षण है ना, ये ए से बी की तरफ चलेगी। यहां क्या है? आकर्षित करने वाले कारक है, और ये क्या है? प्रतिकर्षित करने वाले कारक है। आकर्षित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं और प्रतिकर्षण करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं? कौन से फैक्टर हैं जो हमें माइग्रेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं? माइग्रेशन करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं पुल फैक्टर का मतलब द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट माइग्रेशन वेव, यानी कि एक ऐसे कारक, यहां लिखेंगे प्रतिकर्षण में, ऐसे कारक जो प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब वो कौन से कारक हैं? एक व्यक्ति दूसरी जगह क्यों माइग्रेट करता है? पहला कारण हो सकता है बेरोजगारी। सबसे बड़ा, भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी। एक स्थान पर रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं सभी को, इसलिए वह अपने रोजगार के अवसर को तलाशने के लिए महानगरों में, नगरों में, छोटे कस्बों में जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों का अभाव है, शिक्षा संस्थान नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ाई के लिए जो नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, वह एक नगर से दूसरे नगर या छोटे कस्बे से बड़े कस्बे की तरफ, गांव से कस्बे की तरफ, तो वह माइग्रेट कर रहा है। तो पहला कारण क्या है? आर्थिक एक तरीके से कारण है बेरोजगारी, शिक्षा सेवाओं का अभाव, शिक्षा संस्थानों का अभाव, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आतंकवाद, शांति नहीं है, नेचुरल क्लैमिटी आ रही है, तो ये सारे के सारे कारण क्या है? प्रतिकर्षण कारक है, क्योंकि ये माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है माइग्रेशन की वेव को चलाने के लिए। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आकर्षित कारण। क्या कारण है कि लोग किसी विशिष्ट क्षेत्र की तरफ ही माइग्रेट हो रहे हैं? आपने कोरोना वायरस के दौरान देखा होगा कि दिल्ली की बॉर्डर क्षेत्र पर बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हो गए। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर बहुत सारे 15,000 16,000 मजदूर इकट्ठे हो गए। तो मजदूर क्या है, क्यों आए वो मुंबई में? क्यों? आप बाराबंकी में तो नहीं दिखे इतने सारे मजदूर, छपरा में नहीं दिखाई दिए ऐसे मजदूर, ठीक है ना? तो ये दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में क्यों दिख रहे हैं? यानी कि कुछ ना कुछ आकर्षित करने वाले कारक होंगे, पुश फैक्टर होंगे। तो यहां पर जो पॉजिटिव कह सकते हैं हम और यहां नेगेटिव कह सकते हैं, तो पुश फैक्टर कौन से है? पुश फैक्टर का मतलब यह है जो आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि वह कारक जो उस स्थान पर प्रवासियों को लाने में उत्तरदायी है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? ऐसे कारक जो स्थान पर, ठीक है ना, जो स्थान पर प्रवासियों को लाने के लिए उत्तरदायी है। और जैसे एग्जाम्पल आप देख लेंगे, रोजगार, शिक्षा संस्थान, अवसंरचनात्मक विकास है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो ये सारे के सारे कारक क्या है? पुश फैक्टर। शांति है, आतंकवाद जैसी समस्याएं नहीं है, राजनीतिक स्थिरता है, तो वह सारे सकारात्मक कारक क्या है? पुश फैक्टर है। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। तो यही एक माइग्रेशन का टॉपिक है जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ी। क्या है? आवश्यक शब्दावली, इमिग्रेशन समझे, माइग्रेशन समझे, और हम डेस्टिनेशन क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है, ये सब आप समझ गए होंगे। इस माइग्रेशन के टॉपिक में यही है। आइए अब हम चलते हैं ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन की तरफ। ठीक है, इसमें आपने ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन को आप पढ़ने से पहले आप चित्र 2.2 जरूर देखें। ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, प्रवृत्तियां हम बात करते हैं, प्रवृत्तियां आप देखेंगे। ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा कि चित्र 2.2 एक ग्राफ दिया होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर। हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम के पेज नंबर 12 पर दे रखा है आपका एक बहुत अच्छा ग्राफ। ठीक है, मैं आपको देखा होगा आपने, तो बहुत ये ग्राफ अपने आप में बहुत बड़ा है।
ये ग्राफ पूरा का पूरा ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है ना। ट्रेंड का मतलब क्या है इसको समझे पहले। हमेशा जो मैं करता हूं कि आप हेडिंग को समझाता हूं मैं, तो ट्रेंड का मतलब है टाइम, समझ लो, इसको समझने के लिए, इसको ध्यान रखने के लिए, यानी कि पॉपुलेशन चेंज ओवर द टाइम, यही है ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज ओवर द टाइम, ठीक है, यही क्या है, यही ट्रेंड है। समझ रहे आप लोग। यानी कि समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन, यही प्रवृत्तियां हैं। कहते नहीं आजकल हम फैशन में, आजकल ये ट्रेंड में है, वो ट्रेंड में है, ठीक है। तो ट्रेंड का मतलब टाइम में है, उसका टाइम है अभी, ठीक है ना, वो इन फैशन है, इन स्टाइल है। तो इसी तरीके से पॉपुलेशन का चेंज ओवर द टाइम कैसे आया। आज हम जैसा कि कहते हैं कि 7 अरब हम लोग हैं पूरे विश्व में, तो वो 7 अरब जो वर्तमान समय में हम 7 अरब देख रहे हैं, वो 7 अरब वर्तमान समय तक कैसे आया। ये तो नहीं है एकाएक 7 अरब हम हो गए। तो एक बहुत बड़ा इतिहास, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई और कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने जनसंख्या की रैपिड ग्रोथ की, किस तरह से रैपिड ग्रोथ की। तो आपने ग्राफ में देखा होगा कि जनसंख्या, मैं यहां पर एक रफली ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, एक रफली ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं आपको जनसंख्या दिखा देता हूं, 1 2 4 6 8, और यहां पे मैं टाइम दिखा देता हूं, ये अरब में जनसंख्या है, ठीक है। और ये देखेंगे हम 12,000 वर्ष पूर्व, फिर यहां देखेंगे हम ईसा का जन्म, 12,000 वर्ष पूर्व का मतलब वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व। फिर हम देखेंगे 1400, 1600, 1800, या हम इसे कह लें 1500 से सकते हैं, 1600, 1800, 1900 और 2000 और अब बाद। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो 1 अरब होने में हमें थोड़ा सा समय लगा, और फिर 1700 से, ये 1700 का पॉइंट जब देख रहे हैं 1600-1700 से, फिर वो एकदम रैपिडली बढ़ना शुरू हो गया। ये इस तरह का आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, हल्का सा मूव ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा। ये कि यहां पर हम देखते हैं क्या, ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टेडली चल रहा है, बिल्कुल एक तरीके से स्थिर चल रहा है, मगर 1600 में आने के बाद निरंतर बढ़ रहा है। और इसके कारण आप देखेंगे कि 1600 में, और यहां स्टार्टिंग से हम देखें तो सबसे पहले कृषि का विस्तार हुआ, और इस एज में अगर हम देखें जहां वो बढ़ना शुरू हो रहा है, ये वाला जो फैक्टर है, यहां पर औद्योगिकरण एक बहुत बड़ी घटना सिद्ध हुई, और यहां से यहां तक का जो सफर है, ये वाला जो सफर है, यहां तो बहुत सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से रैपिडली पूरे के पूरे जो लोगों की संख्या थी वह बढ़ गई। इसमें बहुत सारे कारण नजर आते हैं, जैसे कि हम बात करें परिवहन क्रांति हुई, सूचना क्रांति हुई, चिकित्सा सुविधाओं का चलन बहुत ज्यादा हुआ, विस्तार हुआ। इसके बाद जैव तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसके बाद सूचना क्रांति, क्या कहते हैं, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर डेवलप हुआ, और ना जाने बहुत सारे फैक्टर्स जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाया है। हम इन पे चर्चा करेंगे, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने जस्ट आपको ग्राफ के द्वारा दिखाया है कि किस तरह से 1200 ईसा पूर्व से एक स्थिर, मतलब 1 अरब जनसंख्या भी नहीं है पूरे विश्व में, और धीरे 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 वह
आप देखेंगे फिर ईसा का जन्म हुआ, वहां पर भी 1 अरब नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे करके 1500-1700 में 2 अरब, 3 अरब, 5-7 अरब तक हम आज वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारी मनसा क्या है, हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि ये रैपिड जो ग्रोथ हुई है, ये जो रैपिड ग्रोथ हुई है, इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण है। ठीक है, और ये सारे के सारे फैक्टर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस ग्रोथ को, हम इस पर चर्चा करेंगे, हम इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एक बार फिर से इन पॉइंट्स पर देखते हैं। और ये आपके पास ये जो एनसीईआरटी में है, ये ग्राफ है आपके पास। ठीक है, आप इसको अपने पास रखिए और यहां से हमें इसका विश्लेषण करना जारी रखना है। देखिए, पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है इस ट्रेंड का, वह है कृषि का विस्तार, एक्सटेंड ऑफ कृषि, मतलब हमने विस्तार किया कृषि का, और इसने जनसंख्या को बढ़ाया है। किसी भी हाल में हम देखेंगे कैसे बढ़ाया है, इसको समझते हैं। देखिए, जब मानव आदिम समाज में जी रहा है, प्रिमिटिव सोसाइटी में जी रहा है, तो वो उसका जीवन अस्थायी है, अनस्टेबल हम कह सकते हैं, वो स्टेबल नहीं है। तो वो जब स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, मृत्यु दर ज्यादा होगी क्योंकि वो माइग्रेट कर रहा है, और माइग्रेशन भी कोई वो बहुत बड़े शहर में नहीं जा रहा है, वो एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा है। लेकिन जब जैसे कृषि का विस्तार हुआ, देखिए कृषि के विस्तार ने बहुत चीजें परिवर्तित कर दी, मानव का जीवन स्थायी कर दिया, स्टेबल कर दिया, और जीवन में स्टेबिलिटी, मानव जीवन में स्टेबिलिटी ने जनसंख्या को बढ़ाया है। क्योंकि जब वो माइग्रेट कर रहे हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उन लोगों के लिए, और क्लाइमेट को अडॉप्ट करना उस समय बॉडी के बस का नहीं है। क्या आज हम दूसरे, देखिए जैसे हम एक स्थान पे रहते हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट करने में, उसको अडेप्ट करने में बहुत थोड़ा समय लगाती है। कोल्ड हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, कहते हैं ना मौसम बदल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। और सोचो कि वहां पर तो रैपिडली चेंज करना है, और वहां लोग चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है। लोग कैसे चेंज हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो लोग चेंज होने का मतलब क्या है, वो लोकेलिटी चेंज हो रही है, वो वेदर चेंज हो रहा है, तो वहां पर अडॉप्ट, अपने आप को उसके अनुसार अडेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता था, जिसकी वजह से वहां पे मृत्यु दर ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे ही कृषि का विस्तार हुआ तो क्या हुआ, जीवन स्थायी हो गया, और जब जीवन स्थायी हुआ तो परिवार व्यवस्था हुई। जीवन स्थायी होते क्या हुआ, एक फैमिली सिस्टम क्रिएट हुआ। नहीं तो क्या है, मानव उसको फैमिली वैल्यूज नहीं पता है, वो एक सोशल क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर में बंधा ही नहीं है। उसको क्या है, उसके दो एक सूत्री कार्यक्रम है, जीना खाना, बस खाने के लिए वह जी रहा है, और खाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, भाला लेके, जो भी उसके पास औजार हैं, पत्थर के औजार हैं, भाला तो बहुत बाद में आया, आयरन का जो यूज था वो तो बहुत बाद में हुआ, वो पत्थर को यूज करते हुए अपने शिकार को मार रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो उसमें जनसंख्या कहां बढ़ेगी, भूख से मर जाएंगे, आज शिकार मिला कल नहीं मिला। ठीक है ना, तो और जो छोटे उम्र के जनसंख्या है वह वैसे नहीं सस्टेन कर पाएगी। तो भाई कृषि के विस्तार से पूर्व जनसंख्या कम थी, लेकिन जैसे ही कृषि का विस्तार हुआ तो स्थायी जीवन हो गया, वो एक ही स्थान पे रहने लगे। क्योंकि कृषि में क्या है, आपको बोना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा, उसके बाद रिफाइन करना है, फिर आपको अनाज मिलेगा। ये नहीं कि आज बीज डाला, सीड्स डाले और कल आपके पास फसल तैयार है, नहीं। यू हैव टू स्टे लॉन्ग टाइम इन पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो क्या हुआ, जीवन स्थायी हुआ, और जीवन स्थायी होते क्या, परिवार व्यवस्थाई, और जैसी परिवार व्यवस्थाई तो जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी आने वाले समय में होने वाली। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था औद्योगिकरण। ये
थोड़े से हम आधुनिक काल में आ गए। तो अब देखिए मानव आदिम समाज से कहां जा रहा है, धीरे धीरे वो आधुनिक मानव बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण ने क्या किया, मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया और जो आर्थिक क्रियाएं केवल कृषि थी, एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम पर क्या है एग्रीकल्चर, और इसका जो सरप्लस होता था इस सरप्लस को वो क्या कर देता है, ट्रेड कर देता था। और ट्रेड में भी क्या बार्टर सिस्टम करता था कि भाई क्या है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, देयर इज नो करेंसी। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सिस्टम लाया और एक यहां पर सामाजिक सोसाइटी बन रही है, ठीक है, एक नई चीज आ रही है समाज में, और यहां अर्थव्यवस्था में एक नई चीज आ रही है। समझ रहे कि हम ह्यूमैनिटीज के बहुत बड़े आयाम पर पहुंच रहे हैं औद्योगिकरण से, और औद्योगिकरण ने प्रोडक्शन बढ़ा दिए, और जब आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ने लगी तो लोगों पे करेंसी पैसा आने लगा, उनके पास कुछ कुछ सुविधाएं आने लगी, और वो सुविधाएं कहीं ना कहीं मानव जीवन को आसान कर रही थी। दैनिक जो संघर्ष हो रहा था वह आसान कर रही थी उन सब चीजों को। और जब दैनिक संघर्ष से जो मृत्यु दर थी, दैनिक संघर्ष में क्या है, मृत्यु दर ज्यादा होगी। आप डेली फाइटिंग कर रहे हैं, डेली स्ट्रगल कर रहे हैं आप जीवन के लिए, लेकिन जब आप स्टेबल हो गए, जब आपको पास करेंसी आने लगी, और क्या होने लगा, इसके साथ साथ आवागमन जो क्या था, प्रवास होने लगा। क्यों, क्योंकि व्यापार होने लगा, तो तरह तरह की चीजें आपके पास आने लगी। जो भी समस्याएं हैं वह सारी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं समाधान मिल गया था औद्योगिकरण से। और इस औद्योगिकरण ने व्यापार को बढ़ाया, और ना केवल व्यापार को, प्रवास को बढ़ाया। तो जो सुविधाएं किसी विशेष क्षेत्र में थी वह सुविधाओं का दूसरे क्षेत्रों में विस्तार हुआ। इंग्लैंड में और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही है, और उस औद्योगिक क्रांति का प्रसार और उस औद्योगिक क्रांति का रिफ्लेक्शन हमारे एशियन कंट्रीज पर भी पड़ रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज पर पड़ रहा है। और अभी इसी जब ये अपनी चरम अवस्था पर होगा, ये अपने जील पर होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका इंपैक्ट देखिए कहां तक जाएगा। उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन, वो सब क्या है, इसकी देन है। क्योंकि औद्योगिकरण से क्या हुआ, औद्योगिकरण यूरोप में हुआ, और यूरोप में जितना भी कच्चा माल था उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरी तरह से क्या कर दिया, फिनिशिंग गुड में बदल दिया, फिनिशिंग गुड्स में बदल दिया, अंतिम उत्पाद के रूप में बदल दिया। और वह अंतिम उत्पाद जब आपने प्रोडक्शन बहुत सारा कर लिया है, आपके यहां जनसंख्या तो उतनी, अब उस यहां पर क्या होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा, और जब मास प्रोडक्शन होने लगा तो आपके पास मास लोग भी तो होने चाहिए, ज्यादा लोग भी तो होने चाहिए ना उस प्रोडक्शन को खपत करने के लिए, उपभोग करने के लिए। तो अब इस उपभोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमारे पास आया परिवहन की सुविधा, सिल्क रूट, नेविगेशन, ठीक है, क्या क्या नेविगेशन, और देखिए नौसेना, ये बहुत बड़ी चीज थी। आज भी हम आप को बताएं कि 90% इंटरनेशनल ट्रेड आज भी महासागरीय यातायात परिवहन के द्वारा होता है, 90% आज भी। तो परिवहन की सुविधा ने जो यहां इसका प्रोडक्शन आया था, उस प्रोडक्शन को परिवहन की सुविधा से कहां ले गए, अन्य क्षेत्रों में ले गए, अदर्स रीजन्स में, अदर्स एरिया में। अन्य क्षेत्र कौन से थे, जो आज के विकासशील देश हैं और उस समय के कमजोर देश। कमजोर का मतलब यहां पे आर्थिक कमजोरी से है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, परिवहन की सुविधा आ गई, और जब परिवहन की सुविधा आ गई तो इसने जो क्षेत्र भूखमरी से मर रहे थे, जिन क्षेत्रों के पास कृषि का प्रोडक्शन नहीं था, वहां पर उन उत्पादों को पहुंचाया परिवहन ने। आज देखेंगे किसी क्षेत्र में अनाज नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे लोग रह रहे हैं, वो कुछ और क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब दिल्ली में ही देखिए, क्या यहां पे कोई भूखा मरता है, नहीं मरता। क्यों,
भूखा नहीं मरता, लेकिन क्या यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है? नहीं होता है। कहां है हमारे यहाँ खेत? कहां है दिल्ली में? अगर आउटर में देखें तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन लैंड नहीं है, लेकिन क्या यहां पे कोई भूखा मरता है? नहीं मरता है। उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। किसके थ्रू मिल रही हैं? इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कई बार दिल्ली में सस्ता होता है, और ना केवल सस्ता है बल्कि आपको नॉन सीजनल क्रॉप्स भी मिल जाती है। आपको सर्दियों में आम खाना है, आपको सर्दियों में आम मिल जाएगा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी परिवहन के द्वारा यहां पर लाया, यहां कोल्ड स्टोर फैसिलिटीज है तो आप ले सकते हैं। तो भाई वहां पर क्रॉप्स को पहुंचाया गया, वहां पर उन सुविधाओं को पहुंचाया गया जिन सुविधाओं का किसी विशेष क्षेत्र में, तो क्या हुआ? वहां पे मृत्यु दर जो थी वह कम हो गई। और जब मृत्यु दर कम होगी तो यह स्वाभाविक है कि जनसंख्या वृद्धि होना ही होना है। दो ही बात बताई थी मैंने, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, 3 कंपोनेंट बताए थे बार बार। तो आप देखेंगे जब जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी तब जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहां पर यही हो रहा था, मृत्यु दर घट रही थी, यहां पर कैसे घट रही है? क्योंकि लोगों को वह सुविधाएं मिल जा रही है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने जनसंख्या को बहुत बढ़ा दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं या चिकित्सा सुविधाएं। मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए चिकित्सा सुविधाओं ने, आप देखेंगे पूरा पुराने टाइम पर जब कोई महामारी आती थी, पूरा का पूरा गांव, और ना केवल एक गांव, 50-50 गांव पूरी की पूरी तरह से क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्लेग, अकाल, विशेष प्रकार की कोई महामारी, बीमारी कोई फैल गई, तो क्या हो रहा है? जिससे पूरे के पूरा एक बहुत बड़ी जनसंख्या उस विशेष महामारी से ग्रस्त हो जाती थी और मृत्यु को प्राप्त होती थी, जिससे मृत्यु दर बढ़ जाता था। लेकिन आज हम देखेंगे हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज लगातार 70s और 80s के दौर में बढ़ने लगी, और वो बढ़त मेडिकल फैसिलिटीज की उसने हमारे मृत्यु दर को कम कर दिया। जन्म दर उतने पर ही चल रही है, लेकिन मृत्यु दर को क्या कर दिया? कम कर दिया। भयंकर जानलेवा बीमारियों से बचने के हमारे पास वैक्सीन आ गई। अब तो नया आ गया कोरोना, अभी हमारे पास उसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं हैं, निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं जो कोरोना वायरस की हम वैक्सीन बना लें तो जो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या है वह कम हो जाएगी, ना हो जाए, मना हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो सकती है अगर वैक्सीन हम लोगों ने बना ली तो इसी प्रकार से समय समय पर बहुत सारी महामारियां, बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां समय समय पर आई हैं। लोगों को पीलिया हो जाता था, उसमें मर जाते थे लोग, जॉइंटिस हो गया मर गए, हैजा हो गया मर गए, चेचक हो गया मर गए, प्लेग हो गया मर गए, समझ रहे? तो इन सभी बीमारियों पर चिकित्सा सुविधाओं ने क्या किया है? कंट्रोल कर लिया है। और देखिए बहुत सारी बीमारियां क्या है? पोलियो निपट गया, हम क्या हो गया? पोलियो मुक्त हो गए। टीबी की दवाई नहीं थी 20 साल पहले, आज टीबी की दवाई है। कैंसर की दवाई हम कह सकते हैं नहीं थी 20 साल पहले, 10 साल पहले अगर हम बात करें तो नहीं थी, लेकिन अगर कैंसर फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो हमारे पास उसका कंट्रोल करने की है। तो ये नहीं कि कैंसर हो गया तो बंदा मर जाएगा, नहीं, लेकिन 20 साल 30 साल पहले ऐसा था कि अगर कैंसर हो गया तो देयर इज नो एनी ऑप्शन, बट आज हमारे पास उसका ऑप्शन है यदि हम जल्दी हमें पता चल जाता है तो। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हम स्टेज 4 पर भी अगर पता लगे, ऐसी दवाई आ गई, ऐसा डोज आ गया कि हम कैंसर पीड़ित को भी बचा सकें 4th स्टेज 3rd स्टेज में भी। तो ये सारा खेल मृत्यु दर को कंट्रोल करने का, डेथ रेट को कंट्रोल करने का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेडिकल 80s के बाद मेडिकल फैसिलिटीज लगातार बढ़ी,
और जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल लेवल पर मृत्यु दर कम हो गई और जनसंख्या में वृद्धि काफी तेजी से आई है। पांचवा पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी। पांचवा पॉइंट है बायोटेक। इस बायोटेक्नोलॉजी ने तो बहुत बड़ा काम किया और मेडिकल फैसिलिटीज में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज में इसकी बहुत बड़ी भूमिका, और आने वाले समय में आप देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब सारा का सारा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। इस बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, सबसे पहले हम इसका एक अच्छा सा उदाहरण देंगे, फसल उत्पादन में वृद्धि, क्रॉप में बहुत बड़ी वृद्धि की है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए लैंड हमारे पास एक निश्चित मात्रा में है, लैंड बड़ा नहीं है। ये नहीं कि हम इंडिया को खींच के पूरा हिंद महासागर कवर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, या अमेरिका बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देगा अपना लैंड, लेकिन ऐसा लैंड को तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट हम उसी लैंड पर इस बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाया हमने। सोचिए कहां 1 अरब जनसंख्या थी, लैंड उतना ही था, आज 7 अरब, 7 गुना जनसंख्या हो गई है, तब भी लैंड उतना है, तब भी हम खा रहे हैं। और कल को 20 अरब भी अगर हम हो जाएंगे तो लैंड तो उतना रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन को कौन बढ़ाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी ने क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया, जिससे जो कुपोषण है, अल्पोषण है, भुखमरी है, उससे निजात पाई। और आज देखिए आप, भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या में पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत कमी आई है। अफ्रीकन देशों को छोड़ दें, कुछ एशियन देशों को छोड़ दें, तो हम देख पाते हैं कि भुखमरी से लोगों जो मर रहे थे लोग, वह कम मर रहे हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान तो अभी भी मर ही रहा है भुखमरी से। ठीक है ना, 1-2 देश ऐसे हैं कि वो वहां पर समस्या हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी ने भी क्या करा है, जो भुखमरी से लोग मर रहे थे, जिनकी भुखमरी से जो मृत्यु दर बढ़ रही थी, उसको कम किया है और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, एक और पॉइंट, छठा पॉइंट हम इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एंड विकास। ठीक है, शोध और विकास। और इसमें 7वां भी हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, प्रौद्योगिकी विकास, या हम मिला के भी लिख लेना, आपकी मर्जी है, मतलब आपके पास 6 से 7 पॉइंट होंगे तो अच्छा रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या, कि नए नए मेडिकल फैसिलिटीज को हमें रिसर्च करके नई नई दवाइयों को बनाना, नई नई बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हमें नए नए जेनेटिक मॉडिफाई करना, नई नई क्रॉप में जेनेटिक मॉडिफाई करना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट केवल मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी में नहीं, इसका कंप्यूटर से भी लेना देना है भाई। ठीक है, कंप्यूटर से भी लेना देना है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संचार की सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, कम्युनिकेशंस बड़ा है। ठीक है, कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज, देखिए कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि पहले हमें पता ही नहीं होता था कि कौन से क्षेत्र में लोगों को क्या कमी हो रही है, कौन सी फैसिलिटीज कम मिल पा रही हैं, खासकर बेसिक एमिनिटीज, जिसकी वजह से बेसिक एमिनिटीज उनको नहीं मिल पाती थी और वहां पर मृत्यु दर ज्यादा होती थी। ठीक है ना, तो संचार की सुविधाओं से हम विश्व में सभी क्षेत्रों के आंकड़े डाटा ले सकते हैं कि कहां पर किस चीज का प्रोडक्शन कम है, किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, जिससे हम पूरे विश्व में संतुलन स्थापित कर सकें और सभी लोगों को एक कम से कम बेसिक एमिनिटीज तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम कंप्यूटर की सहायता से, संचार की सहायता से हम उन क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, और पता लगाया भी। ठीक है ना, जिससे जो जनसंख्या थी वह क्या हुई, अपग्रेड हुई है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होते होते हमने जन्म दर को तो, मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया। अब धीरे धीरे हम को पता चल गया कि हमें पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। अब डबलिंग ऑफ, जो अगला हमारा वो होगा टॉपिक डबलिंग वाला, ठीक है, दुगना होना,
तो उसको ये वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा समर्थन करेंगे। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन और डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन है वो आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, तो यहां पर संचार वगैरह सुविधाएं जब बढ़ने लगी तो क्या हुआ, तो जो ग्रोथ रेट था वह क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज से हमने जन्म दर को मृत्यु दर को कंट्रोल किया, और मेडिकल फैसिलिटीज और अन्य सुविधा होने के साथ साथ हम धीरे धीरे जन्म दर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम उसको क्या क्या हमने। प्रौद्योगिकी विकास हुआ, प्रौद्योगिकी विकास से तो टेक्नोलॉजी से आप समझ ही रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ हमारे अन्य सुविधाएं भी हमें प्राप्त हुई है इस तकनीकी विकास से, जिसने मृत्यु दर को क्या किया है, कंट्रोल किया। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे हम मेडिकल के अंदर केवल दवाइयां नहीं आ रही हैं, मेडिकल के अंदर बहुत सारी मशीनें ऐसी आती हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग गार्ड या लाइफ सपोर्टिंग मशीन, जिससे मानव की जीवन क्या होता है, बचता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं कहीं ना कहीं जिसने ट्रेंड को बदला है हमारे पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन में। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है डबलिंग। अगला टॉपिक क्या है, डबलिंग, यानी विश्व में जनसंख्या के दुगने होने की अवधि। ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसको हम देखते हैं क्या है, लेकिन इसको समझना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में जनसंख्या का दुगना होना, विश्व में जनसंख्या का दुगना होना, ये क्या है। आप में वही चित्र 2.2 में डायग्राम 2.2 में एक बार दे रखा होगा एक, और उस बार में दे रखा होगा कि कितने कितने वर्ष लगे हैं। ठीक है, इसमें देखिए दुगने होने का मतलब है कि आज मान लेते हैं, आज हमारे देश में 50 लाख जनसंख्या है, इस 50 लाख को दुगना होने में यानी कि 1 करोड़ होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। यानी कि किसी देश की जनसंख्या में या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को दुगना होने में कितने वर्ष लग रहे हैं, यही क्या कहलाता है, विश्व में जनसंख्या का दुगना होना। और ये दुगना होना संपूर्ण विश्व के क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों पर इसके दुगने होने की दर अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक विकसित देश, डेवलप्ड देश, और एक विकासशील देश। ठीक है, तो विकसित और विकासशील देशों में हम देखेंगे इन दुगना होने की दर कहीं ना कहीं अलग अलग है। ठीक है, विकासशील देशों में दुगने होने की दर ज्यादा है, रेट ऑफ डबलिंग ज्यादा है, जबकि विकसित देशों में रेट ऑफ डबलिंग कम है। ये कारण क्या है, क्योंकि जहां डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वह जन्म दर को भी कंट्रोल कर रही हैं। उनको पता है छोटे परिवार का महत्व, स्मॉल फैमिली, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉल फैमिली, दे कैन नो। और उन्हें पता है कि हम अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएंगे, जबकि विकासशील देशों में अभी नहीं है, अभी भी पॉपुलेशन को एक अर्निंग हैंड की तरह देखा जाता है। ठीक है ना, चाहे वहां पर रिसोर्सेज हो या ना हो, ये एक अलग बात है। ठीक है ना, और दूसरा, उनको छोटे परिवार के महत्व को के लिए अवेयरनेस भी नहीं है, उतनी जागरूकता भी नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिक्स का यूज जो है उसके प्रति भी जागरूकता नहीं है। तो वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं जनसंख्या को जो है एक अर्निंग हैंड की तरह देखते हैं, और अर्निंग हैंड की तरह जब तक हम जनसंख्या को देखेंगे तब तक जनसंख्या वृद्धि हमेशा ज्यादा रहेगी और दुगने होने की अवधि भी कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगी। यही कारण है कि विकासशील देशों में दुगने होने की दर अधिक है विकसित देशों में। तो चलिए अब हम पूरे वर्ल्ड पर हम देखते हैं कि विश्व में दुगने होने की दर कैसे कैसे रही और क्या कारण रहे, और कितना स्पेस, कितना समय हमें मिला दुगना होने में। देखिए, जैसे कि आज जनसंख्या क्या है, 1 अरब, आज हमारी जनसंख्या 7 अरब है, 2 3 4 5 6 7। 1 अरब जो जनसंख्या थी, 1 अरब जो जनसंख्या थी वह 1830 में थी। 1830 में 1 अरब जनसंख्या थी, और 1950 में, सॉरी 1930 में यह कितनी हो गई, 2 अरब हो गई। यानी कि 1 अरब 1830 और 2 अरब 1930, यानी कि 100 वर्ष का समय लगा। 100 वर्ष में हम 2 अरब पर पहुंचे, काफी लंबा सफर।
ठीक है, यानी कि हमें 100 वर्ष लगे 2 अरब होने के लिए। आप ये वही दौर 1830 और आगे देखिए 3 अरब हम 1960 में हो गए। कितना वर्ष लगे हमें यहां 1960 में? 30 वर्ष। 4 अरब हम हो गए 1975 में। कितने? 15 वर्ष में। फिर 5 अरब हम हुए 1987 में, 12 वर्ष लगे। 6 अरब हुए हम 1999 में, 12 वर्ष लगे। 7 अरब हम हुए 2011 में, फिर से 12 वर्ष लगे। अब देखिए ये आपके पास डाटा अवेलेबल है। 1 अरब से 2 अरब होने में हमें 100 वर्ष लगे। ये दुगने हुए हम। 1 अरब से 2 अरब हम हुए कब? 100 वर्ष। क्यों? वही मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, परिवहन सुविधाओं का बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ, पहुंच एक्सेसिबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें दुगना होने में 2 वर्ष लगे। वही अब यहां पर हम देखें 2 से 3 अरब हम हो रहे हैं कितने? 30 वर्षों में। जो काम 100 वर्षों में हो रहा था वह काम अब कितने वर्षों में हो रहा है? 30 वर्ष में हो रहा है। आधे से भी कम। भाई 50 वर्ष लगते चलो ठीक है, आधा टाइम में हो गए, ये तो आधे से भी कम में हम क्या हो गए? 3 अरब हो गए। और इसके बाद 30 वर्ष में हमने 2-3 अरब के आंकड़े को छुआ, फिर 4 अरब के आंकड़े को हम 15 वर्ष में, यानी कि 30 से हो रहे थे अब 15, फिर 4 से 5 अरब 1987 में हुए तो 12 वर्ष लगे। और इसके बाद अब हर 1 अरब बढ़ने में हमें 12 वर्ष ही लग रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? 12 वर्ष ही लग रहे हैं। यही है दुगना होना। अब कारण अलग अलग है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो है कहीं ना कहीं जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, वो स्टेबल हो गया है। वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया कि 12-12 वर्ष में हम 1-1 अरब को छू रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत जल्दी है ये 1-1 अरब हर 12 वर्ष में अगर हम 1 अरब बढ़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2011 में अगर हम 7 अरब हैं तो इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना हो गया? 22-24। 2024 के अंदर अब हम 8 अरब हो जाएंगे, यानी आज से 4 साल बाद हम 8 अरब हो जाएंगे। तो इतनी जनसंख्या, और फिर 12 वर्ष बाद हम 9 अरब। तो इस तरीके से, लेकिन यहां पर लगातार हम धीरे दर से बढ़ रहे थे। जो ग्रोथ रेट थी वह बहुत स्लो थी, और यहां पर ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ी। लेकिन अब वो जो तेजी से बढ़ने वाली ग्रोथ रेट थी अब वो स्टेबल हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डबलिंग है, दुगने होने की जो क्षमता है, जो दर है दुगने होने की, वह क्या हो गई है? स्थायी हो गई है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि हर एक देश 12 वर्ष में डबल हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर भी क्या है? डिवीजन है। मैंने आपको बताया है विकासशील देश और विकसित देश। ये इनकी जो डबलिंग रेट है वह अलग है, ये एवरेज है, पूरे ग्लोब का है, ठीक है ना। तो ये कारण है। आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को? दोनों की रेट जो है विकासशील विकसित देशों की जो डबलिंग रेट है वो अलग है, लेकिन हम ग्लोब पर, पूरे ग्लोब पर जब हम एवरेज निकालते हैं तो 12-12 वर्ष आ रहा है पिछले 30 साल से। 30 साल से तो कहना गलत होगा, 75-25 और हाँ ऑलमोस्ट 35-38 साल से, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। यही है डबलिंग होना, यही है दुगना होना, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वह टॉपिक है स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्थानिक प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रतिरूप। इसके लिए आप टेबल नंबर 2.3 देखिए। आप अपनी एनसीईआरटी में टेबल नंबर 2.3 देखिए, पेज नंबर 13 पर होगा वो, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दे रखी है, ठीक है। और ये ग्रोथ रेट जो है, देखिए ग्रोथ रेट एक तो होता है ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ रेट। दो अलग चीजें।
ठीक है, आप एक बार, ग्रोथ रेट का मतलब है जब हम बढ़ने का रेट को हम परसेंट पे बताएं, जब हम प्रतिशत में व्यक्त करें तो वो रेट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जनसंख्या 100 थी 2020 में, और 2021 में कितनी हो गई, 115 हो गई, तो कितना हो गया, परसेंट में निकाले तो 15% ग्रोथ रेट है। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ रेट आप सब जानते होंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड की 2 कॉलम आपके दे रखे होंगे, आपके 2 कॉलम दे रखे होंगे, एक 90 से 95 का, और एक 2010 से 2015 का। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं विश्व का क्या है। विश्व का 1.6 था ग्रोथ रेट, जो कि अब कितना हो गया है, 2010 से 15 1.2 हो गया है। अफ्रीका का देखते हैं हम, पहले 2.4 था, अब 2.6 हो गया है। इसी प्रकार से यूरोप का अगर हम देखते हैं, यूरोप 0.2 था, अब 0.1 हो गया है। इसके बाद हम लैटिन अमेरिका, इसमें कैरेबियन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, लैटिन अमेरिका का अगर हम देखें तो 1.4 था, अब 0.8 हो गया है। ठीक है, 1.7 था, 1.7 था, और अब 1.1 हो गया है। उत्तर अमेरिका का अगर हम देखें तो उत्तर अमेरिका का जो रेट है, ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं 1.4 था और 0.8 हो गया है। एशिया का अगर हम देखें, अपने महाद्वीप का अगर हम देखें तो ये 1.6 था और आज 1 पर ही है, 1.0 पर हम कह सकते हैं। ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ओशनिया जो है वह पहले 1.5 था, और जो है 2010-15 में भी 1.5 ही रहा। अब देखिए क्या खेल है सारा का सारा, जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, स्पेशल पैटर्न, स्थानिक वितरण हम देख रहे हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट आपके दे रखे हैं। मान लेते हैं कोई एक ए देश है और एक बी देश है। ए देश की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ है और बी देश की टोटल जनसंख्या 1 लाख है। इसकी ग्रोथ रेट 10% है, इसकी ग्रोथ रेट हम मानते हैं 5%, और इसकी ग्रोथ रेट 1% मान लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इन दोनों देशों में पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू हो, अगर एक बड़ी जनसंख्या का देश, जो ए देश बड़ी जनसंख्या वाला है, अगर इस पर कम रेट है, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट अगर कम भी है ना, तब भी जनसंख्या ज्यादा होगी। 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 करोड़ का 1% हुआ 1 लाख। ठीक है, और 1 लाख का 5% निकाले तो कितना होगा? 10% 10,000 हुआ, 5,000। 5,000। अब देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर बड़ा देश है, उसका ग्रोथ रेट अगर कम भी है ना, तब भी उसकी पॉपुलेशन रेट, तब भी उसकी कुल पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जैसे चीन, अगर चीन 1% भी, अगर चीन 1% की ग्रोथ रेट से भी अगर वो बढ़ता है, भारत अगर 1% की ग्रोथ से भी बढ़ता है, तो 125 करोड़ का 1% 1.25 लाख हो गया। और अगर कोई 20 लाख वाला यूरोप का देश 3% 5% से ही बढ़ेगा तो वह 1.25 लाख नहीं पहुंच पाएगा। तो यही यहां पर हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई देश कम जनसंख्या वाला है, उसकी ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा कुल जनसंख्या में जो बढ़त है वह ज्यादा नहीं होगी। जबकि एक बड़े जनसंख्या वाले देश में कम ग्रोथ रेट है, तो अभी वह कुल जनसंख्या में बढ़ जाएगा।
अब इसका अगर हम 0.5 भी कर दें तो कितनी बढ़ गई? 50,000 बढ़ गई। अगर ये घटना भी, अब देखिए पहले पॉइंट में क्या कहा उसने, कि अगर बड़ा देश, 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है यदि बड़ा देश, बड़ी जनसंख्या सॉरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कम ग्रोथ रेट से, कम वृद्धि दर से, कम वृद्धि दर से भी, कम जनसंख्या वृद्धि दर है यहां पर, ठीक है। यदि बड़ी जनसंख्या वाला देश कम वृद्धि दर से भी बढ़े तो उसकी कुल जनसंख्या में अधिक बढ़त होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि बड़े जनसंख्या वाला देश अपनी ग्रोथ रेट कम भी कर ले, सेम थिंग, यदि बड़ी जनसंख्या वाला देश अपनी जनसंख्या वृद्धि की दर को कम कर ले तो भी कुल जनसंख्या उसकी बढ़ेगी। तो भी उसकी कुल जनसंख्या में क्या होगा? बढ़त ही होगा। अगर 1% से बढ़ रहा है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि 1 करोड़ वाली जनसंख्या है, इसका ग्रोथ रेट 1 है, फिर भी वह क्या कर रहा है? उसकी कुल जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ का 1% ज्यादा होता है। जबकि ये छोटा देश है, ये 5% से भी बढ़ रहा है तो भी वह ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि बड़ी जनसंख्या वाला देश अपनी ग्रोथ रेट को कम भी कर ले तो भी वह अधिक ही होगी उसकी कुल जनसंख्या, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। देखिए जैसे कि अब एशिया ने 1.6 कर लिया अपना, 95 में कितना था? 1.6 था, और 2010 और 15 में क्या कर लिया? 1 कर लिया। लेकिन अगर इस 1.6 से 1 कर लिया है तो भी यहां पर अगर हम कुल जनसंख्या निकालें तो भी यह कुल जनसंख्या यूरोप से, अफ्रीका से शायद ज्यादा ही है, ठीक है ना। तो ये यहां पर कहने की तात्पर्य है। चलिए अब आइए हम अगले और आज के लेक्चर के अंतिम टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का अंतिम टॉपिक जो है वो है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन क्या है? जनसंख्या वृद्धि को ही जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, बताया था पहले लेक्चर में। क्या है जनसंख्या वृद्धि? किसी समय के 2 बिंदुओं के अंतराल में निश्चित भूभाग पर होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। क्या प्रभाव है जनसंख्या परिवर्तन? देखिए प्रभाव मैंने आपको बताए थे, 2 प्रभाव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है और एक नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब जहां जनसंख्या बढ़ जाए और नेगेटिव का मतलब जहां जनसंख्या घट जाए, ठीक है। तो इसमें हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। एक, अधिक जनसंख्या, एक निम्न जनसंख्या, एक अनुकूलतम जनसंख्या। देखिए ओवर पॉपुलेशन, एक अंडर पॉपुलेशन, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमम, हिंदी का अनुवाद शायद ये ठीक नहीं है, निम्न नहीं होता, वो तो लो हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश को ही करेंगे आप लोग, ठीक है। इसको कहते हैं अतिरिक्त जनसंख्या,
निम्न ये गलत होगा, तो अंडर ही लिखना है आपको, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये 3 पॉइंट्स इस प्रभाव में आएंगे। देखिए ये ओवर अंडर और ऑप्टिमम किस रेफरेंस से कह रहे हैं, हम किसको बेस बनाकर कह रहे हैं ओवर पॉपुलेशन। यदि कोई चीज ज्यादा है तो किसके प्रोस्पेक्ट में ज्यादा है, तो ये ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम, ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम हम कह रहे हैं किस पर, संसाधनों पर। संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या का अधिक होना, संसाधन के अनुपात में जनसंख्या का कम होना, और संसाधन और जनसंख्या जब समान हो जाए तब वह ऑप्टिमम कहलाता है। देखिए कई देश ऐसे हैं जहां ओवर पॉपुलेशन, किसके रेफरेंस है, यानी कि इस वाले केस में क्या है, संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है, ये पहला है। ओवर पॉपुलेशन में हम लिखेंगे यहां, ये पॉइंट्स में करवा रहा हूं आपको, ये लीजिए मैंने लाइन खींच दी। जहां पर संसाधन क्या है, कम है और जनसंख्या ज्यादा है, भारत इसका एक उदाहरण, ठीक है। और जहां पर ओवर पॉपुलेशन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, महामारी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, अल्पपोषण और भी अन्य प्रकार की जो समस्याएं यहां पर, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है संसाधन का। लेकिन कुछ देश उल्टे हैं जहां पर संसाधन तो ज्यादा है मगर जनसंख्या कम है, यानी कि संसाधन बहुत है। इसका एक उदाहरण था बहुत पहले, अब तो बहुत कम ऐसे देश होंगे, ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण इसका था, ब्राजील था पहले। ब्राजील में संसाधन बहुत ज्यादा है, वेजिटेशन बहुत है, नेचुरल मिनरल्स बहुत ज्यादा है, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके एवज में, उसके अनुपात में वहां पर क्या था, वहां पर लोगों की संख्या बहुत कम थी। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या समस्या है या क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, प्रभाव। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो ये प्रभाव पड़ेगा, अगर जनसंख्या परिवर्तन पॉजिटिव, ज्यादा ग्रोथ रेट हो रही है तो वो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, और ओवर पॉपुलेशन होगा तो ये सारी समस्याएं आएंगी, ठीक है। और अगर अंडर पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, अंडर पॉपुलेशन में उत्पादन में कमी आएगी, आर्थिक वृद्धि निम्न होगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होगा, निम्न होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। आज देखिए आप लोग, जो बड़े बड़े और विकसित देश हैं वहां पर ये वाले देश जो है, ये क्या है, ये विकासशील देश है। यहां के लोग कहां जा रहे हैं, सब यहां आ रहे हैं क्योंकि संसाधन ज्यादा है। जापान का एक उदाहरण देखिए, जो बहुत सारी एक बहुत जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, वृद्ध जनसंख्या है। तो वहां पर ये वाले लोग यहाँ आते हैं, काम करते हैं। यूरोप के देशों में ये लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ अंडर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेट प्रवासी लोग ज्यादा होंगे। इसका प्रभाव क्या होगा, प्रवासी की अधिकता होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर पॉपुलेशन का मतलब संसाधन ज्यादा है, जनसंख्या कम है। ओवर पॉपुलेशन संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है। भारत को इस बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं आप लोग। और जब दोनों ही स्थितियों में एक अलग चीज दिखाई दे रही है, दोनों ही स्थितियों में कुछ समस्याएं नजर आ रही हैं, लेकिन एक आदर्श जो अवस्था है, जो आइडल पिक्चर मानते हैं हम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में, वो है, देखिए ह्यूमन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, पॉपुलेशन समस्या नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री, इट इज अ रिसोर्स।
बट कब तक वो रिसोर्स है? जब तक उसके रेशियो में वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज, वी हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वी हैव मेडिकल फैसिलिटीज। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, देन वी कैन से दैट द पॉपुलेशन इज ए रिसोर्सेज फॉर अस। बट पॉपुलेशन जब ज्यादा हो जाए संसाधनों की तुलना में, तब वह रिसोर्सेज नहीं रहते, तब वह दबाव बन जाता है, तब वो प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर होता है। ठीक है, फिर हम पॉपुलेशन को प्रेशर कहते हैं। ठीक है, किस पर प्रेशर? रिसोर्सेज पे। ऑप्टिमम एक आइडियल सिचुएशन है, एक आदर्श स्थिति है। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन जनसंख्या की, लिख देते हैं, जनसंख्या की, पॉपुलेशन की एक ऐसी स्टेट, जनसंख्या की वह अवस्था जहां पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम अधिकतम हो। जहां पर जनसंख्या की वह अवस्था जहां प्रति व्यक्ति आय, लिखा ही नहीं है, लो, आय, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम, जहां पर इकोनॉमी में मैक्सिमम हाईएस्ट इनकम हो जाए, जहां पर जिस सोसाइटी में और जिस पॉपुलेशन पॉइंट पर, मतलब कि अगर 1 करोड़ हुई जनसंख्या तो 1 लाख पीसीआई आ रहा है, लेकिन जहां 1.2 हो रही है वहां पर 1.5 लाख पीसीआई आ रहा है, लेकिन जहां 1.3 हो रही है वहां पे फिर से 1.5 लाख। जहां 1 करोड़ हुई तो 1 लाख, जनसंख्या 1 करोड़ हुई तो 1 लाख पीसीआई आया। जहां जनसंख्या 1.2 करोड़ हुई तो वहां पर 1.5 लाख पीसीआई आया। जहां 1.2 करोड़ जनसंख्या हो गई फिर से 1.1 लाख पीसीआई आया। तो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या हुई? 1.2 करोड़, क्योंकि 1.2 करोड़ पर पीसीआई 1.5 लाख आ रहा है, तो वही है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यानी कि जहां पर संसाधन बराबर हो किसके? जनसंख्या के, यानी कि इक्वल, जहां जनसंख्या और संसाधन बराबर हो। और जब जनसंख्या और संसाधन इक्वल हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं? सर्वाधिक, मैक्सिमम लिख लेंगे, मैक्सिमम उत्पादन करते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हाईएस्ट पीसीआई होती है, हाईएस्ट इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। हर चीज क्या होती है? मैक्सिमम होती है उस नेशनल इकोनॉमी को लेकर। तो यानी कि जब संसाधन और जनसंख्या बराबर है तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दैट इज आइडियल सिचुएशन। ठीक है, और अंडर पॉपुलेशन जहां संसाधन अधिक है जनसंख्या कम है, और ओवर पॉपुलेशन जहां संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, रिव्यू। जनसंख्या के परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकते हैं। मैंने बताया था, एक नेगेटिव चेंज होता है, एक पॉजिटिव चेंज होता है। पॉजिटिव चेंज जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी, नेगेटिव जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगी। यहां पर 3 कंसेप्ट है, ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है जहां पर संसाधन कम है और जनसंख्या अधिक है, और संसाधन की कमी के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। अल्पोषण है, कुपोषण है, गरीबी, भुखमरी, महामारी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी। अंडर पॉपुलेशन के अंदर हम बात करते हैं जहां संसाधन तो अधिक है लेकिन जनसंख्या उस संसाधनों की अपेक्षा बहुत कम है, जिसके कारण संसाधनों का प्रयोग ही नहीं हो पा रहा है। और जब संसाधनों का प्रयोग नहीं हो पाता है तब क्या होगा? उत्पादन में कमी आएगी, आर्थिक वृद्धि दर निम्न हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कमी आएगी और प्रवासी वहां पर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अंडर पॉपुलेशन वाले सिचुएशन की समस्या है। इसके बाद इन दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस और एक आदर्श अवस्था जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या, वहां पर संसाधन और जनसंख्या दोनों ही बराबर होंगे, और इन दोनों बराबर होने के कारण जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे वो अधिकतम हो जाएगी। यानी कि एक आदर्श सिचुएशन है, एक आइडियल सिचुएशन। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए थे जो रह गए हैं, और
अब एक डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी है हमारी, डेमोग्राफी मॉडल हम जिसे कहते हैं, एक वो पॉइंट रह गया, और एक जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। 2 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के, जो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरे कंसेप्ट सही से समझ में आए होंगे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।